नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल कर स्टडी आई को में। आज हम 18 जुलाई 2020 की नेशनल करंट अफेयर करेंगे और आज के करंट अफेयर की पीडीएफ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के सीएम के पलानीस्वामी को पॉल एरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है? प्रश्न तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मिजोरम, गोवा। इसका सही आंसर है तमिलनाडु के। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडपादी के पलानीस्वामी को शिकागो के रोटरी फाउंडेशन ऑफ रोटरी इंटरनेशनल द्वारा पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है। इस सम्मान से सम्मानित किए जाने वाले व्यक्ति को एक लेपल लिपिन के साथ एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। साथ ही वो पॉल हैरिस फेलो पदक का भी पात्र बन जाता है। पॉल हैरिस फेलो रिकॉग्निशन के बारे में, पॉल हैरिस फेलो सम्मान को उस व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जो अपने समुदाय को पेयजल, स्वच्छता, बीमारियों की रोकथाम, पर्यावरण, विश्व शांति आदि जैसी कुशल सेवाएं मुहैया करवाता है। इसके अलावा इसे उन व्यक्तियों को भी दिया जाता है जो उत्कृष्ट योगदान या जो रोटरी फाउंडेशन को 1000 अमेरिकी डॉलर का योगदान देते हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। इसके मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी और रोटरी इंटरनेशनल के अध्यक्ष हैं होल्गर स्नेक। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में क्वालकॉम वेंचर्स द्वारा जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया गया है? हमारा प्रश्न है 0.15%, 0.20%, 0.25%, 0.50%। इसका सही आंसर है 0.15%। क्वालकॉम वेंचर्स द्वारा जियो प्लेटफॉर्म में 0.15% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने क्वालकॉम वेंचर्स को जियो प्लेटफॉर्म की 0.15% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है। क्वालकॉम वेंचर्स ने यह अधिग्रहण 730 करोड़ रुपए में किया है। जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है जो डिजिटल एप्लीकेशन रन करती है और प्रौद्योगिकी से संबंधित इकाइयों में निवेश करने को नियंत्रित करती है। यह भारत के कानूनों के तहत पंजीकृत है, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में उच्च गुणवत्ता और सस्ती डिजिटल सेवाएं प्रदान करना है। क्वालकॉम वेंचर्स क्वालकॉम का एक वैश्विक फंड है जो 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑटोमोटिव नेटवर्किंग के साथ साथ उद्यम जैसे विभिन्न क्षेत्रों में वायरलेस पृथ्वी तंत्र की अग्रणीय कंपनियों में निवेश करता है। क्वालकॉम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं स्टीव मोलेनकोव। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में वीजा ने किस बैंक के साथ बैंक के कार्डधारकों के लिए वीजा स्कोर प्रोग्राम शुरू करने के लिए समझौता किया? हमारा प्रश्न पंजाब नेशनल बैंक, फेडरल बैंक, कैनरा बैंक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है फेडरल बैंक ने। विश्व में पेमेंट टेक्नोलॉजी में सबसे आगे वीजा ने फेडरल बैंक के साथ बैंक के कार्डधारकों के लिए वीजा स्कोर प्रोग्राम शुरू करने के लिए समझौता किया है। वीजा स्कोर एक आधुनिक तकनीक है जो उपभोक्ताओं को त्वरित और स्वाइप रहित चेकआउट अनुभव प्रदान करेगी। इस नई बेहतर तकनीक को अपनाने से बैंक के ग्राहक डिजिटल समाधानों पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे जो ऑनलाइन खरीदारी के अनुभवों को सहज बनाते हैं। वीजा स्कोर एक ग्लोबल ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम है जो EMVCO 3DS 2.0 प्रोटोकॉल पर तैयार किया गया है। यह तकनीक उपभोक्ताओं को मोबाइल, वेब, इन ऐप और कनेक्टेड डिवाइस जैसे कई भुगतान माध्यमों में आसान और अधिक सुसंगत उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करेगी। फेडरल बैंक लिमिटेड के MD और CEO हैं श्याम श्रीनिवासन। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका वित्त वर्ष 2019-20 में लगातार दूसरे साल भी कौन सा देश का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना रहा है? हमारा प्रश्न भारत, ईरान, नेपाल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है भारत देश। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार अमेरिका वित्तीय वर्ष 2019-20 में लगातार दूसरे साल भी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना रहा है। हाल ही में जारी किए गए आंकड़े दोनों देशों के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों को दर्शाते हैं।
आंकड़ों के अनुसार अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2018-19 में 87.96 बिलियन डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2019-20 में 88.75 बिलियन डॉलर हो गया है। इससे पहले 2013-14 से 2017-18 तक चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों से संकेत मिलता है कि अमेरिका उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिनके साथ भारत का व्यापार अधिशेष है, क्योंकि दोनों देशों के बीच व्यापारिक अंतर 2018-19 के 16.86 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2019-20 में 17.42 बिलियन डॉलर हो गया है। इसके अतिरिक्त आंकड़ों से यह भी पता चला है कि भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2018-19 में 87.08 बिलियन डॉलर से 2019-20 में 81.87 बिलियन डॉलर हो गया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार राज्य में रोको टोको अभियान शुरू करेगी? हमारा प्रश्न उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। इसका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार रोको टोको नामक एक विशेष अभियान शुरू करने की योजना बना रही है। इस अभियान के अंतर्गत राज्य सरकार उन लोगों को लक्षित करेगी जो मास्क नहीं पहनते हैं। इसके तहत राज्य सरकार उन लोगों को मास्क बांटेगी जो सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनते हैं, क्योंकि राज्य में सभी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य है। जिला कलेक्टर द्वारा चुने गए स्वैच्छिक संगठनों द्वारा मास्क बांटने का कार्य किया जाएगा। कलेक्टर इन संगठनों को मास्क बांटने के लिए उपयुक्त स्थान की जानकारी उपलब्ध कराएंगे और इन संगठनों को क्रेडिट पर जीवन शक्ति योजना के तहत बनाए गए 100 मास्क भी प्रदान किए जाएंगे। चयन करते समय उपलब्ध व्यक्तियों की संख्या, संगठन की विषयता और दक्षता को भी ध्यान में रखा जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और इसके राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत को चाबहार बंदरगाह से जहेदान और अफगानिस्तान की सीमा के साथ लगने वाली रेलवे लाइन चाबहार रेल परियोजना से बाहर करने की घोषणा की? हमारा प्रश्न अमेरिका, ईरान, ब्रिटेन, फ्रांस। इसका आंसर है ईरान देश ने। ईरान ने भारत को चाबहार बंदरगाह से जहेदान और अफगानिस्तान की सीमा के साथ लगने वाली रेलवे लाइन चाबहार रेल परियोजना से बाहर करने की घोषणा की है। ईरानी सरकार ने भारत को परियोजना से हटने का फैसला पैसा देने और परियोजना को शुरू करने में हो रही देरी को बताया है। इस फैसले के बाद अब ईरान इस रेलवे परियोजना पर भारत की सहायता के बिना काम शुरू करेगा, जिसके लिए ईरानी राष्ट्रीय विकास निधि से लगभग $400 मिलियन धन जारी किया जाएगा। भारत और ईरान द्वारा साल 2016 में चाबहार बंदरगाह से जहेदान तक रेल लाइन का निर्माण करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत को ईरान, अफगानिस्तान और भारत के बीच त्रिपक्षीय समझौते के तहत आवागमन और परिवहन गलियारे के एक हिस्से के रूप में चाबहार जहेदान रेलवे लाइन के निर्माण के लिए जरूरी सेवाएं मुहैया कराने वाला था। समझौते के अंतर्गत भारतीय रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ने इस परियोजना के लिए सारी सेवाएं, अधिरचना कार्य और वित्त पोषण प्रदान करने का वादा किया था। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आईटी संस्थान ने यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस शोध विकसित किया? हमारा प्रश्न है आईटी दिल्ली, आईटी कानपुर, आईटी मद्रास, आईटी बॉम्बे। इसका आंसर है आईटी कानपुर ने। आईटी कानपुर ने स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडी अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोधन हेल्पर शोध नामक एक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग डिवाइस विकसित किया है। इस डिवाइस में 15 वाट की 6 यूवी लाइट्स है, जिन्हें दूर से ही व्यक्तिगत रूप से मॉनिटर किया जा सकता है। इसके प्रारंभिक परीक्षण के दौरान सामने आया है कि इस डिवाइस का एक बार पूरी तरह से संचालन करने पर लगभग 15 मिनट में 10x10 वर्ग फुट के कमरे को कीटाणु रहित किया जा सकता है। शुद्ध को अस्पतालों, होटलों, मॉल, कार्यालयों और स्कूलों जैसे सबसे ज़्यादा जोखिम भरे स्थानों पर कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में सहायक हो सकता है। उपलब्ध स्मार्टफोन पर इसकी एंड्रॉयड एप्लीकेशन इंस्टॉल करके इसे ऑन ऑफ गति और स्थान को दूर रहकर नियंत्रित किया जा सकता है। प्रोफेसर अभय खरीदकर वर्तमान में आईआईटी कानपुर के निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल में भारत द्वारा मालदीव के 61 द्वीपों को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के नकद अनुदान के तहत
बाहरी स्वास्थ्य उपकरण सौंप दिए गए हैं। वर्ष में $8 बिलियन, $7 मिलियन, $6 मिलियन, $5 मिलियन। इसका सही आंसर है $8 मिलियन। भारत द्वारा मालदीव के 61 द्वीपों को $8 मिलियन के नगद अनुदान के तहत बाहरी स्वास्थ्य उपकरण सौंप दिए गए हैं। इन उपकरणों की स्थापना करने में सभी 61 द्वीप परिषदों की भागीदारी शामिल होगी, जो केंद्रीकरण के आइडिया को और अधिक मजबूत करेगा और राष्ट्रपति इब्राहिम सोलेह की सरकार के लिए एक आदर्श साबित होगा। इस परियोजना से मालदीव सरकार की स्वास्थ्य बीमा शैली की नीति में योगदान की उम्मीद की जा रही है, ताकि लोगों की फिटनेस उपकरणों तक आसानी से पहुंच सुनिश्चित की जा सके। मालदीव के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। इसकी राजधानी है माले। मालदीव की मुद्रा है मालदीव रुपया। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में बांग्लादेश में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? प्रश्न है विश्वजीत सिंह को, शिखर अंबानी को, विक्रमदूर ई-स्वामी को, प्रयोग सभी। इसका सही आंसर है विक्रमदूर ई-स्वामी को। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी विक्रमदूर ई-स्वामी को बांग्लादेश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में दिल्ली स्थित विदेश मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और शिखर सम्मेलन के अतिरिक्त सचिव प्रभारी के तौर पर सेवारत हैं। वह ढाका में रेवा गांगुली दास का स्थान लेंगे। अन्य नियुक्तियाँ, इसके अलावा भारत सरकार द्वारा विदुपी नायर को तुर्कमेनिस्तान और हेमंत हरिचंद्र कोटालवार को चेक गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान के प्रमुख के शिवम को साल 2020 के वॉन करमन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? प्रश्न DRDO, इसरो, NTPC, WHO। इसका सही आंसर है इसरो के। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन के प्रमुख कैलाशव देव सेवन को इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के वान करमन पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। वान करमन पुरस्कार को IAA के सर्वोच्च सम्मान के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर के शिवम को मार्च 2021 में पेरिस, फ्रांस में इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रोफेसर उडुपी रामचंद्र राव वान करमन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। उन्हें यह पुरस्कार साल 2005 में प्रदान किया गया था, जबकि उनके बाद डॉक्टर कृष्णास्वामी कस्तूरीरंगन को 2007 में वान करमन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वान करमन अवार्ड्स के बारे में, इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स की स्थापना संगठन के पहले अध्यक्ष वान करमन ने की थी, जो अंतरिक्ष में सीमाओं का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है। वान करमन पुरस्कार की शुरुआत 1982 में की गई थी और यह अकादमी का प्रमुख पुरस्कार है। यह राष्ट्रीयता या लिंग की सीमा को पार करके विज्ञान की किसी भी शाखा में आजीवन उपलब्धियों को चयनित करने के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। यह पुरस्कार अकादमी के संस्थापक और प्रथम अध्यक्ष के सम्मान में दिया जाता है, जो सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के वैज्ञानिक थे। इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के संस्थापक हैं डॉक्टर थियोडोर वान करमन। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जानी मानी सिरेमिक कलाकार ज्योत्सना भट्ट का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया? 80 वर्ष, 85 वर्ष, 90 वर्ष, 95 वर्ष। इसका सही आंसर है 80 वर्ष। प्रसिद्ध मृत्तिका कला आर्टिस्ट ज्योत्सना भट्ट का निधन 80 वर्ष की आयु में हो गया है। उनका जन्म 1940 में कच्छ में हुआ था और बाद में वे जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स ज्वाइन करने के लिए मुंबई शिफ्ट हो गई थी। वह एक भारतीय सेरेमनी और कुम्हार थी। भारत में समकालीन मृत्तिका कला के क्षेत्र में उनका यह अहम योगदान था। ज्योत्सना ने बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और बाद में 40 वर्षों तक छात्रों को पढ़ाया। सिरेमिक के अलावा उन्होंने पत्थर के पात्र और टेराकोटा के साथ भी प्रयोग किया था। वह अक्सर सारिया अर्थ, अनाकार सांचों और विभिन्न खनिजों का उपयोग किया करती थी। महाराज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में गुरुग्राम के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF परिसर में पीपल के पौधों का रोपण करके केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF के राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किसने किया? अमित शाह ने।
नरेंद्र मोदी ने, प्रकाश जावड़ेकर ने, डॉक्टर हर्षवर्धन ने? इसका सही आंसर है अमित शाह ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुग्राम के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ परिसर में पीपल के पौधे का रोपण करके केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ के राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया है। इस अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों द्वारा पौधे लगाए गए। इसके अलावा नक्सल विरोधी अभियानों के लिए छत्तीसगढ़ में तैनात बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और सीआईएसएफ के कर्मियों ने अपने अपने परिसरों और तैनाती के स्थानों पर पौधे लगाए। सीएपीएफ द्वारा इस महीने के अंत तक 1.35 करोड़ से अधिक पौधे लगाने के सामूहिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने संगठनों में अभियान चलाया जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल का स्टडी आइकन को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सपोर्ट करें और इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।